इमरान खान के ऊपर किस नौयत की पाबंदी नहीं बल्कि पाबंदियां लगने जा रही हैं। बिलखसूस आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ। शाह महमूद कुरैशी परेशान हैं जबकि फवाद चौधरी किसके मिशन पर हैं। दो जज्जों ने कैसे हद पार कर दी। आज की इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 हफ्तों से खासकर 9 मई के वाक़यात के बाद और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ऐसे नामसाद हालात का आवाम को, मुल्क को, तमाम इदारों को सामना है और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान उसके शिकंजे में हैं। ऐसी अनहोनियाँ हो रही हैं कि लोग बैठ के तबसरा करने से भी कासिर हैं कि आखिर ये हुआ क्या। क्योंकि ये वो बात हुई जिस पाकिस्तान के बारे में ये अक्सर कहा करते थे, ये जुमला उसके ऊपर बिल्कुल फिट आता है कि ये मुल्क पाकिस्तान ऐसे है जैसे कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। पीर बगाड़ा जो है मरहूम, उनसे एक मरतबा BBC उर्दू ने इंटरव्यू करते हुए पेशनगोई करवाई कि बताइए कि क्या हो सकता है। ये वो वक्त है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 2 दिन के बाद फांसी देनी थी, उससे पहले 2 दिन इंटरव्यू में पूछा जा रहा था। उनके ये तारीखी अल्फाज थे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यही हालात आज भी पाकिस्तान के अंदर है। आप किसी भी चीज़ की पेशनगोई नहीं कर सकते। यहाँ जिसके पास ताकत है, जिसका जो दिल करता है, उसके अपने जो भी मफादात होते हैं उनको सामने रखते हुए दूसरे के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। हुकूमत हो, कोई और इदारा हो, उनकी जब दिल करे किसी की माँ को गिरफ्तार कर लें, किसी की बहन को गिरफ्तार कर लें, हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार कर लें। यहाँ आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। यहाँ गोलियाँ लगें उसके बाद वो शख्स FIR नहीं करवा सकता। जब इस तरह के हालात हों, सारी चीज़ें पैदा हो जाएँ, तो फिर उसके ऊपर क्या तबसरा, क्या बहस, क्या मुबासा, क्या उम्मीद और क्या नाउमीदी। वहाँ पर फिर आपको जो मायूसी, गुनाह करने के साए होते हैं वो आपके सरों के ऊपर मुंडलाने लगते हैं। मगर इस तरह के जो हालात होते हैं वो हर किसी कौम के ऊपर आते हैं जिन्होंने तरक्की करनी होती है, जिनको आज़ादी चाहिए होती है। इस तरह की जंगें, इस तरह के हालात लड़ने पड़ती हैं जंगें, और इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। जो संभल गए, जो ठहर गए, वो कुछ पा गए, और जिन्होंने सरेंडर कर दिया वो फिर से पीछे चले गए। हुकूमत का इमरान खान के लिए मज़ीद हालात तंग करने का फ़ैसला है और इस हवाले से उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ना तो इमरान खान की कोई भी TV चैनल कोई तस्वीर दिखाएगा, कोई वीडियो चलाएगा, ना किसी खबरनामे में होंगे। इस सिलसिले में पेमरा ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी है। इवन टॉक शो के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो इनकी होंगी उनको भी नहीं दिखाया जाएगा। इनके ऊपर बिल्कुल जो पाबंदी लगाई गई है उसके हवाले से ये तासर मिलता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ और भी होगा, और जो कुछ होगा वो आज ही के एपिसोड में मैं आपको बताने लगा हूँ कि चीज़ें क्या होने जा रही हैं। खान साहब को शायद इदराक नहीं है कि उनके सर के ऊपर से पानी गुजर चुका है, अब उनको तैरना है। जब पानी सर के ऊपर हो और पानी के अंदर तैरना हो तो सांस बंद हो जाता है, बड़ी मुश्किल होती है, और वहाँ पे अगर लोग आके आपकी मदद ना कर पाएँ तो फिर आप तैर भी नहीं सकते, क्योंकि पानी तो सर के ऊपर से गुजर रहा है। ऐसे ही हालात का सामना इमरान खान साहब को है। शायद उनको इदराक होगा, वो एक पार्टी के सरबराह हैं, वो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, वो एक सियासतदान है, वो सियासत करते थे, कर रहे हैं। मगर इन हालात के साथ वो किस तरह की सियासत, किस तरह का नया जो महाज है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। मफाहमत की वो बात करते हैं, लेकिन वक्त गुजर चुका, अब कोई मफाहमत उनके साथ करने को तैयार नहीं है। अब यही इरादे हैं कि उनसे जान छुड़ाई जाए। नीयत ख़राब है, किसी को कोई ताकतवर नहीं देखना चाहता। मियाँ साहब आए थे 2 ताई अक्सरियत से, कुचुम्बर निकाल दिया गया उनका, वोट बैंक तोड़ दिया गया उनका, उनको नाहल कर दिया गया, सारी चीज़ें हुई। आज भी जो पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालात में सबसे ज़्यादा नुकसान आइंदा जब भी इलेक्शन होगा वो नून लीग का होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी होगा। नई जमात बन रही है, कुछ और इत्तेहाद बनेंगे और किसी और को फ़ायदा मिल जाएगा, ये फिर हाथ मलते रहेंगे। ये सारे सियासतदान हाथ इसलिए मलेंगे कि
اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی مضبوط حکومت آئے جو کسی کو بھی آنکھیں دکھائے ان کے لیے مشکل ہو، اور یہ لولی لنگڑی حکومتیں اور لولی لنگڑی جمہوریت اور ملٹری ڈیموکریسی اس پاکستان کے اندر تھی، اور آئندہ بھی اسی کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سیاستدان آج بھی لندن میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان اگر گیر کے رکھتا، یعنی کہ یہ مارتا نہ صرف ڈرائے رکھتا، تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی یہ کسی حساب کتاب میں رہتی۔ آج عمران خان نے ہم سب کو نقصان پہنچا دی ہے، انہوں نے ان کو بے لگام گھوڑا بنا دیا، اور اب ہم بھی شاید ان کو نہ سنبھال سکیں۔ یہ کسی خاص بندے نے بتایا کہ میاں نواز شریف یہ سمجھتے کہ عمران خان جس طرح سے ان کے حوالے سے بات چیت کر رہا تھا، تنقید کر رہا تھا، وہ ٹھیک تھا۔ ایک دشمن دوسرے دشمن کی پالیسی کو پسند کر رہا ہے، مگر اب انہوں نے پھر سے ان کو فرنٹ لائن کے اوپر لے آیا، اور اس کی سزا ہم سب کاٹیں گے۔ لیکن میاں صاحب، خان صاحب، زرداری صاحب، آپ لوگوں سے کوئی پوچھے، یہ مساق جمہوریت تو آپ کرتے ہو، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو۔ آپ نہ بیعت کریں تو عمران خان بیعت کر لیتے ہیں ان کی، عمران نہ کریں تو پھر آپ بیعت کر لیتے ہیں۔ جب تک آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، آپ کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے مارا جائے گا، آپ کو کچلا جائے گا، آپ کی سیاست کا جنازہ نکلے گا، آپ کی جمہوریت آپ کو دکھائی نہیں دے گی، آپ کے دل میں ہی چیزیں رہ جائیں گی۔ آپ کی جماعتوں میں جمہوریت نہیں، آپ ملک میں کیا جمہوریت لے کے آئیں گے؟ بہرحال کبھی کسی نے کہا ووٹ کو عزت ہو، پھر خان نے کہا حقیقی آزادی، یعنی کہ ایک طرح سے میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دینا چھوڑ دیا تو وہی نعرہ خان صاحب نے اپنایا۔ عزت ووٹ کو اور حقیقی آزادی ان سب کو اسٹیبلشمنٹ سے چاہیے تھی، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ والے بھی انسان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہیں، اس میں تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ان کا ایک اپنا پیرامیٹر ہے، سوچنے کا زاویہ ہے، اس کے تحت وہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ایک ادارہ ہے، خود کو پروفیشنل ادارہ مانتے ہیں، کہتے ہیں، اور اپنے ادارے کے مفادات کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ حامد میر کے بقول کے ریٹائرڈ ان کو سیاست سے ہونا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ریٹائرڈ کر دیا گیا۔ یہ جو اگلی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بڑی بھیانک ہے، اور اس کے اوپر میں فالو اپ سٹوریز بھی کروں گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح عمران خان کو بالکل بلیک آؤٹ سے کلین بولڈ کر دیا جائے گا۔ حکومت کا ایک خفیہ اجلاس ہوا، اس اجلاس کو میڈیا سے دور رکھا گیا۔ میں بڑی اہم خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ حکومت کے اجلاس میں بھی یہ بات طے پا چکی ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ آنے والے دنوں میں، شاید ہفتے نہ ہوں، ان دنوں کے اندر، خاص کر آج 1 جون ہے، اسی جون کے مہینے میں 2 اہم کارنامے انجام دیے جائیں گے۔ وہ پہلا کارنامہ یہ ہوگا کہ خان صاحب کے فوجداری مقدمات یہ فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے، وہاں سے ان کو نااہل کیا جائے گا، سزا سنائی جائے گی، اور 2 کام اس کے بعد یہ ہوں گے، عمران خان نااہل بھی ہوں گے، عمران خان صاحب کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے، حالات کیا کریں گے، عملی طور کے اوپر کیا ہو سکے گا، تاہم یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو نااہل بھی کرنا ہے، ان کو جیل میں بھی ڈالنا ہے، اور اگلے الیکشن میں عمران خان نہ تو خود الیکشن لڑیں گے، نہ تب تک ان کی پارٹی جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی۔ ہو سکتا ہے پارٹی جو ہے اس کو بھی سپتمبر تک چیف جسٹس تو چلے جائیں گے، کوئی نیا چیف جسٹس ہوگا جو کالعدم قرار دے دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو، تو تب تک ہو سکتا ہے چیزیں جو ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں اور حالات بدل جائیں۔ یہ 2 باتیں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، عمران خان کو نااہل کرنا اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا ہے، اور فوجداری مقدمات جو ہوں گے یعنی کہ فوجی عدالتوں میں، ان کے تحت عمران خان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا جائے گا۔ ایک کرنل صاحب کیس سنیں گے، سزا سنائیں گے، بریگیڈیئر صاحب کے پاس اپیل کے لیے جائیں گے۔ عام عدالتیں اگر عمران خان کا ساتھ دے رہی ہیں تو دوسری عدالتیں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اور عمران خان صاحب کے دور کی اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے ہوئے قانون کے تحت ان کو سزا ملے گی۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کے اوپر بھی ہم چیزوں کو کسی وقت بیان کریں گے۔ شاہ محمود قریشی پریشان کیوں ہیں اور فواد چودھری صاحب کس کے مشن کے اوپر ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو فواد چودھری نے آفر کی، عمران اسماعیل ان کے ہمراہ تھے، اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے رکھا ہوا، بواسیر کے باوجود، ضمانت ہونے کے باوجود دوبارہ اس لیے گرفتار ہوئے ہیں چونکہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے، وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے، وہ مزاحمت تو کر چکے، عمران خان کو چھوڑنے اور سیاست سے گوشہ نشینی جو ہے وہ ابھی تک اعلان نہیں کر رہے۔ اگر وہ نہیں مانے تو اس مینس کہ وہ عمران کے ساتھ رہنا چاہتے۔ انہوں نے کہا میں اگر ایسے موقع کے اوپر یہ کھلواڑ کروں گا تو میری سیاست مر جائے گی، میں گدی نشین بھی ہوں، میں سیاستدان بھی ہوں، میں 2 مرتبہ وزیر خارجہ رہ چکا ہوں، میرے فالورز ہیں، ساری چیزیں ہیں،
अब परेशान इसलिए हैं कि खान को भी नहीं छोड़ सकता, एस्टेब्लिशमेंट की बात भी नहीं मानी जा सकती। अगर मानता हूं तो आगे इतनी बड़ी खाई है कि उसके अंदर गिरूंगा और रस्से डाल के भी मुझे नहीं निकाला जा सकेगा, चूंकि उस जगह के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब का सबसे बड़ा सियासी दुश्मन और सियासी मुखालिफ है। वो है कौन? जहांगीर खान तरीन। वो कैसे? जब 2018 के इंतखाबात हुए थे 2018 के, तो उसमें जहांगीर खान तरीन साहब ने शाह महमूद कुरैशी को मेंबर नेशनल असेंबली तो बनने दिया मैंने, लेकिन एमपीए नहीं बनने दिया था, साथ होके हराया था। हराया इसलिए था कि ये वज़ीर आला ना बन जाए, मैं वज़ीर आला बनूं। हुआ क्या कि दानू ना बन सके और बुज़दार उस्मान बुज़दार साहब का कोरा निकला। आज अगर फवाद चौधरी और इस्टेब्लिशमेंट की बात माने तो इमरान खान को छोड़ के तो ज़ाहिर है एक नए इत्तेहाद का हिस्सा इनको बनना पड़ेगा, और फिर से इनका अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ जो हैं जहांगीर खान तरीन से वास्ता पड़ेगा और उनकी बैत करनी पड़ेगी और उनके नीचे चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये कितनी बार हाथापाई हुई, एक दूसरे के मुखालिफ हुए। तो शाह महमूद कुरैशी ऐसे हालात में परेशान है कि ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ, जहाँ पे हूँ वहीं पे ठहर सकता हूँ, लेकिन यहाँ ठहरने के लिए आज भी जेल में हूँ, अडयाला जेल में हूँ। 70 साल की उम्र है, बवासीर का बीमारी का मैं मरीज़ हूँ, जाऊँ तो जाऊँ किधर? तो ये उनकी परेशानी का आलम ये है। फवाद चौधरी किसके मिशन पे हैं? वो उन्हीं के मिशन पे हैं जिन्होंने उनको सियासत से रिटायर्ड करवाया था, लेकिन सियासत कर रहे हैं। अगले एपिसोड में भी कुछ चीज़ें इसके हवाले से बताऊंगा। उन्हें खुद पता नहीं है वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, लेकिन उन्हीं ही के मिशन को आगे लेके बढ़ रहे हैं बेशर्मी के साथ कि आप इधर आ जाओ, आप वहाँ चले जाओ, ऐसे हो जाए। और दूसरी नई जमात के लिए सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ तर हो चुकी हैं। 2 जजों ने हद पार कर दी। ये हद ही पार होती है, उसमें मुसलमानियत मर गई, शरई हैसियत ख़त्म हो चुकी और इंसानियत भी शर्मागी होगी। जैसे कैसे भी हालात हों, दीन कहता है सलाम का जवाब ज़रूर दो। कोई सलाम देना चाहे, मिलना चाहे तो वो उससे मिलें। लेकिन उमर अता बंदयाल को देख के काजी फायज ईसा ने मुंह मोड़ लिया और उनसे सलाम करने से इनकारी हुए, और इस वक्त ये टॉप ट्रेंड बना है। मैंने खुद ये वीडियो देखी है। जब ये हालत हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ रवैया काजी फायज ईसा का हो, 2 बड़े जज जो हैं, एक मौजूदा आला अदालत का चीफ जस्टिस और एक आने वाला चीफ जस्टिस इसी अदालत का, अगर उनका आपस में ये हाल होगा तो फिर कौन इंसाफ करेगा? किसको इंसाफ मिलेगा? ये नफरत है, ये ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद है, ये अपने अपने मफादात की जंग है। यहाँ पे अदलिया तकसीम, मीडिया तकसीम, सियासतदान तकसीम, यहाँ पे कौन है जो तकसीम नहीं है? अलग बात है कि बाज़ बोलते हैं, बाज़ बोल नहीं सकते, बाज़ चीज़ें सामने आती हैं, बाज़ चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आ सकती। तो एक वीडियो के अंदर देखा गया कि जब एक जज के हल्फ बर्दारी की तकरीब में उमर अता बंदयाल आए, वो सबसे मिले और काजी फायज ईसा जो थे वो किसी और शख्स के साथ खड़े बात कर रहे थे। बीच में से उमर अता बंदयाल काजी फायज ईसा के सामने खड़े शख्स से उन्होंने सलाम लिया। जब उनकी तरफ उन्होंने पलटना था तो काजी फायज ईसा ने पूरा यू टर्न लिया और पीछे खड़े बंदे से अचानक बातें शुरू कर दी, और इस वक्त अदालत के चीफ जस्टिस जो थे उनको सलाम देना भी गवारा ना किया। अब इसमें कौन ठीक है, कौन गलत है, ये फैसला तो आप खुद करेंगे, मगर ये साबित है कि इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क का हर इदारा, हर चौराहा, जहाँ चले जाएंगे आपको तकसीम मिलेगी। यही इस कौम का अलमिया है। ये तकसीम दर तकसीम है और इनको डिवाइड एंड रूल करके कुचला गया, इनके ऊपर हुकूमत की गई। अगर ये मुतहिद होते, सिर्फ एक अदलिया मुल्क के अंदर इंसाफ करने के लिए खड़ी हो जाती, आपको किसी और को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दुनिया में जितने ममालिक तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ पे अवाम खुशहाल हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, वहाँ उन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स नहीं की, वो सारे काम खुद हो जाते हैं सिर्फ अगर आप एक इंसाफ कर लें। हम तो उस दीन के पैरोकार थे जिसमें सबसे ज़्यादा हकूक़ुल इबाद के बारे में कहा गया। तो अगर ये लोग ही ऐसा नहीं करेंगे, मुसलमान हो के ऐसा नहीं करेंगे, इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रख दिया गया, फिर वो कौन है जो इसके ऊपर अमल करेगा? आपको शर्म आ जानी चाहिए कि हमें अच्छी बातों की मिसाल देने के लिए गैर मुस्लिम जो हैं उनकी मिसाल देनी पड़ती है, उनका नाम लेना पड़ता है। फिर इकबाल साहब ने कहा था कि ये हैं वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे।
आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।